हाँ भाई, तो क्वेश्चन को टिक के ऑलरेडी तुम लोग डर गए होगे, लेकिन घबराओ मत, क्वेश्चन आसान है, हम करेंगे इसको सॉल्व। अब तुम्हारे रोटेशन में दो तरह के क्वेश्चन सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। पहले आते हैं तुम्हारे इस तरह के क्वेश्चन जो एनएलएम वाले क्वेश्चन होते हैं, जिनमें कहीं ना कहीं टॉर्क घुसाना होता है, और दूसरे क्वेश्चन आते हैं आपके कौन से, एंगुलर मोमेंटम और उसके कंजर्वेशन से रिलेटेड। तो एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी हम टॉर्क वाला एक क्वेश्चन करेंगे। और ये जो एक क्वेश्चन है ना, ये एक क्वेश्चन आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ कवर कराएगा, तो ध्यान से सुनना है। बाकी जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना जो इस तरह के होते हैं, उनमें भी यही लग रहा होता है, ठीक है। बस प्रैक्टिस की बात होती है। मैं प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ सोर्सेस बताऊंगा जहां से आपको अच्छे क्वेश्चन मिल सकते हैं, उनको लगाओ। बट मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ ना, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट अगर नहीं आएगा तो तुम कहीं ना कहीं स्ट्रगल करोगे आगे। तो यार चलो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आपको एक पुली दे रखी है जिसका मास m है, रेडियस r है, और यहाँ पे m1 और m2 दो मासेस लटक रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि ये जो रस्सी है ये इसको रोटेट करा रही है, स्मूथ मतलब रोटेशन इसका हो रहा है, और ये जो m1 मास है वो जा रहा है नीचे एक्सेलरेशन a से, ये जा रहा है ऊपर एक्सेलरेशन a से। बोल रहे हैं a की वैल्यू फाइंड करो। तो ये क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीज़ें सोचनी है। पहली बात यार, भैया ये मास क्यों बता रखा है? तो तुमने अगर नोट किया हो तो जब जब हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे ना कि पुल्ली बांध रखी है, दो मास बांध रखे हैं, और हम एनएलएम में जब कर रहे थे, तो तुम कोई सी भी बुक देखना, उसमें लिखा होगा कि ये मासलेस पुल्ली है, ये फ्रिक्शनलेस थ्रेड है। वो सब क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे मान लो कि जैसे ये एग्जाम्पल, ठीक है, ये एग्जाम्पल जैसे है, तो इसके हाँ, जैसे ये एग्जाम्पल है, इसमें क्या है कि ये जो पुली है इसके अंदर मास है, ठीक है। तो अगर देखो तुम्हारा ये थ्रेड जो है ना, अगर ये फ्रिक्शनलेस थ्रेड नहीं है, अगर फ्रिक्शनलेस थ्रेड नहीं है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्रिक्शन लग रहा होगा, और वो फ्रिक्शन टॉर्क लगेगा इस पे। क्यों? मैंने तुम्हें बताया था टॉर्क क्या होता है, घुमाने वाला फोर्स। तो अगर जैसे इस चीज़ पे तुम ऐसे 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 फ्रिक्शन लगा रहे हो, ठीक है, ठीक है, जैसे जैसे ये अपना है, ठीक है, इसके ऊपर मैं ऐसे ऐसे इसको अगर फोर्स लगा रहा हूँ, तो देखो फोर्स ऐसे ऐसे से लगा रहा हूँ ना मैं, तो ये नेट फोर्स अगर आप देखो तो इसको इस डायरेक्शन में टर्न नहीं कर रहा है। देखो, समझ लो, समझ में आ रहा है? सोच के देखो, सोच के देखो। यहाँ पे फिजिक्स मत लगाओ, वेक्टर मत लगाओ, दिमाग में सोचो कि एक पहिए को लेके अगर हम ऐसे 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 से करेंगे जैसे इसमें कर रखा है, तो क्या घूमेगा? नहीं, वो घूमेगा, ठीक है। तो घूमेगा, तो यहाँ पे टॉर्क लग रहा है। अगर मैंने क्या बोला था, घुमाने वाला फोर्स एक तरह से टॉर्क होता है, तो घुमा रहा है यानी टॉर्क लगेगा, ठीक है। अब अगर इसमें टॉर्क लगेगा तो इसका क्या मतलब होगा? टॉर्क लगेगा तो ये भी रोटेट होगा, ये भी रोटेट होगा, इसमें भी कुछ ना कुछ अल्फा आएगा, ठीक है, अल्फा आएगा। यानी अब अल्फा अगर आ रहा है, यानी ये पॉइंट की एक्सेलरेशन है, यानी इसकी एक सर्टेन एक्सेलरेशन होगी, इसकी एक सर्टेन एक्सेलरेशन होगी। तो कहने का कुल मिला के मतलब ये कि अगर यहाँ पे फ्रिक्शन लगता है, अगर ये रोटेट सही में हो रही है, तो इसका ये मतलब है साफ सा कि यहाँ पे टेंशन एक तो बराबर नहीं होंगी फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन अलग डायरेक्शन में लग रहा है, यहाँ पे अलग डायरेक्शन में लग रहा है, वो मैं डायग्राम बना के बताऊंगा बाद में। और यहाँ पे क्योंकि इसका मास आ गया, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन आ गया, तो ऑब्वियस ही बात है कि आपकी जो फाइनल जो फॉर्मूले आएंगे वो अलग हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या था कि यार हमने ये माना था कि फ्रिक्शनलेस है, मासलेस है, तो यहाँ पे मैंने सिंपल एनएलएम लगा दी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टी और टी सेम है, यहाँ पे टी और टी सेम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन T1 और T2 लिख देते हैं यहाँ पे वेरिएबल्स आपके, ठीक है। समझ गए यहाँ पे क्यों नहीं होगा ये? यहाँ पर लिख दिया T1, यहाँ लिख दिया T2, ठीक है। पहले अपन इसका एफ डी लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि वो तुम्हें आता है सबको, तो यहाँ लिखूंगा मैं क्योंकि सबको पता है। तो नीचे जा रहा है तो क्या लिखेंगे, m1g माइनस T1 इक्वल टू m1 इंटू ए, ठीक है। ये आसान चीज़ है भाई, इनमें मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूँगा। यहाँ पे ऊपर की तरफ लिखते हैं, ये ऊपर जा रहा है, तो T2 माइनस m2g बराबर m2 इंटू ए। ये दोनों इक्वेशन तो है ही हैं। अब अपने पास वेरिएबल कितने हैं, T1 T2 और a, और इक्वेशन है 2, तो यानी हो नहीं सकता, क्योंकि जितने वेरिएबल्स हैं उतनी इक्वेशन हो तभी अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो यार एक इक्वेशन कहीं से लानी पड़ेगी। हमने सोचा है क्या करें क्या करें क्या करें, तो यार दिखा कि यार इस पुली के अंदर हमने कुछ यूज़ नहीं किया है, ये पुली हो रही है रोटेट। अपन इसमें लगा सकते हैं क्या, क्या लगा सकते हैं इसमें? अपन इसमें लगा सकते हैं टॉर्क वाली इक्वेशन, ठीक है। तो अपन लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लग रहा है इस पे फोर्स एक T1, यहाँ पे इस पे फोर्स लग रहा है एक और T2, ठीक है। तुम देखो ना, समझ रहे हो, T2 नीचे लगेगा, यहाँ पे ऊपर नहीं ले लेना, ठीक है। क्योंकि जैसे तुम ऐसे देखो ना, इसको ऐसे देखो कि अगर जैसे ये जो रस्सी है ना, ठीक है, ये रस्सी अगर M2 पे फोर्स लगा रही ऊपर की तरफ, ठीक है, यानी M2 रस्सी पे फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ, न्यूटन्स थर्ड लॉ बताया था मैंने कि अगर T2 M2 को ऊपर खींच रहा है, ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है T2, ठीक है, यानी कि रस्सी के ऊपर M2 की तरफ से फोर्स नीचे लगेगा, यानी इसको नीचे खींचेगा तो T2 नीचे आएगा, सेम फॉर T1, ठीक है। तो अब ये जैसे अल्फा से रोटेट हो रहा है ऐसा मान लो तुम, ठीक है, इधर रोटेट होगा, जैसे एक्सेलरेशन अगर इधर है तो ये इधर रोटेशन होगा ना, ऑब्वियस ही बात है। अगर ये इधर जा रहा है तो ये भी इधर रोटेट होगा, है ना, इतना तो समझ सकते हो ना। अगर तुम ऐसे ऐसे करके लेवर को नीचे खींचते हो तो देखा होगा ना, तो वो ऐसे ऐसे ही रोटेट होगा पहिया। या तुम काम करना, एक काम करना, तुम एक धागा लेना
और एक किसी तरह का कुछ गोल गोल चीज़ लेना, इस पर धागा लपेटना, फिर ट्राई करके देखना, तुम्हें खुद दिख जाएगा कि तुम अगर इस डायरेक्शन में खींच रहे हो तो पहिया भी ऐसे ऐसे रोटेट होगा, ठीक है। अगर ये ऐसे रोटेट होगा तभी तो तुम्हारा धागा नीचे जाएगा, समझ लो। अगर ऐसे रोटेट हो गया तो धागा तो कम होगा, तो ये ऊपर जाना चाहिए ना। हम अज्यूम कर रहे हैं इधर जा रहा है, तो यानी धागा इधर खुलेगा, यानी अल्फा इधर है, तो अपन टॉर्क लिखते हैं, ठीक है। अब देखो टॉर्क वाली क्वेश्चन को कैसे यूज करना ध्यान से समझना, ठीक है। तो अपन यहाँ से शुरू करते हैं। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ठीक है। अब इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखेंगे, इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है। ये पॉइंट क्यों लिया, क्योंकि ये इस डिस्क का सेंटर है, तो हमें इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, इसलिए हमने ये पॉइंट सेलेक्ट किया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से टॉर्क कैलकुलेशन करना ईजी, जैसा तुम देखोगे। तो जैसे ये पॉइंट, ठीक है, जैसे इस फोर्स का टॉर्क निकाल, तो आर क्रॉस एफ, तो आर, तो फोर्स कहाँ लग रहा है, इस पॉइंट पे लग रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा आर क्रॉस एफ, ठीक है। तो अब आर इधर है, टी इधर है, एंगल है 90 डिग्री, तो साइन थीटा हो जाएगा तुम्हारा 90, तो आर इंटू एफ ही हो जाएगा ये। तो आर इंटू T1 अंदर की तरफ, ठीक है, डायरेक्शन है अंदर। अब इसका अपन टॉर्क निकालते हैं। तो ये अगर इधर लग रहा है तो आर इधर, टी इधर, तो आर क्रॉस एफ ये बाहर की तरफ, तो अपन क्या करेंगे, माइनस लिख देंगे, माइनस आर T2 इक्वल टू आई इंटू एल्फा। आई कितना है इसका, mr²/2 इंटू एल। अब देखो रोटेशन अगर इधर हो रही है तो रोटेशन का जो, हाँ, अब यहाँ पे एक चीज़ देखना है कि एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कहाँ होता है। आप देखो किस तरफ रोटेशन हो रहा है, ठीक है। अगर जैसे मान लो रोटेशन इधर हो रहा है, ऐसे जैसे ओमेगा इसका इधर है, ठीक है। अभी के लिए अपन ओमेगा लिखो, मतलब अल्फा है लेकिन अभी ओमेगा भी तो कुछ होगा ना, रोटेशन हो रहा है, तो ओमेगा से इधर है तो डायरेक्शन ओमेगा की अंदर हो जाती है, समझ लो। राइट हैंड रूल कहते हैं, राइट हैंड लो अपना, लेफ्ट हैंड नहीं, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड वाले स्पेशल ध्यान रखना, राइट हैंड लेना है, ऐसे लपेटना है ओमेगा के अराउंड, और जो अंगूठा होगा वो बता रहा है कि ओमेगा किधर है, तो यहाँ पे ओमेगा इधर है। तो अपन अल्फा जैसे देखें तो अल्फा इस डायरेक्शन में हम मान रहे हैं, तो अल्फा के अराउंड हाथ लपेटो, इधर हो गया, तो प्लस साइन के साथ अल्फा आ जाएगा। तो यार हमने देखा कि वेरिएबल्स क्या क्या है, T1 T2 A, T1 T2 अल्फा, तो यार 4 वेरिएबल हो गए, और इक्वेशन मेरे पास कितनी है, केवल 3, तो अल्फा नया आ गया। अब अल्फा का क्या करें, तो अब यहाँ पे आपको चीज़ नोट करनी है कि आपको यहाँ पे यूजुअली दे रखा होगा एक टर्म जिसको कहते हैं प्योर रोलिंग, ठीक है। ऐसा बोलेंगे कि विदाउट स्लिपिंग, ये प्योर रोलिंग बाद में देखेंगे, यू बोल रहा होगा विदाउट स्लिपिंग हो रहा है, ठीक है। विदाउट स्लिपिंग का मतलब क्या होता है कि तुम्हारा धागा जितना खुल रहा है ना, ये थ्रेड जितना ओपन हो रहा है उतना ही नीचे भी जा रहा है, समझ रहे हो। तुम्हारा धागा जितना ओपन हुआ उतना ही नीचे भी जा रहा है। तो जब भी ऐसा लिखा हो ना विदाउट स्लिपिंग, और 99% क्वेश्चन में यही होगा कि विदाउट स्लिपिंग हो रहा है, तो आप एक और चीज़ लिख सकते हो। यहाँ पे एक और रिलेशन आ जाता है कि इस पॉइंट पे अगर तुम्हारा जो धागा है एक्सेलरेशन ए से नीचे जा रहा है, तो अल्फा आर के कॉरस्पॉन्डिंग, तो उसका जो अल्फा है वो A/R होना चाहिए। अगर विदाउट स्लिपिंग है तो अल्फा इक्वल टू A ऑफ थ्रेड डिवाइड बाय R हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो वो इसलिए क्योंकि, और ये R कैपिटल वाला कर दो यार, दोनों मैंने अलग अलग क्यों लिख रखे हैं, हाँ। तो अल्फा आर इसलिए होगा क्योंकि देखो अगर तुम्हारा अल्फा नहीं है जैसे, तो यहाँ पे अगर जैसे तुमने टी टाइम में देखा तो थ्रेड तुम्हारा कितना खुल जाएगा, हाफ अल्फा T², ठीक है। और ये नीचे कितना आ गया, हाफ A T²। तो अगर अल्फा, सॉरी यहाँ अल्फा R T², तो ये जब तक सेटिस्फाई नहीं होगा ना तब तक तुम गलत आएगा तुम्हारा आंसर। तो विदाउट स्लिपिंग का मतलब जब भी आ जाएगी विदाउट स्लिपिंग है तो ये बिना सोचे समझे लिख लेना है, ठीक है। 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल सॉल्व कर सकते हो आसानी से, ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। तो यहाँ पे वापस से रिवाइज करूँगा, समझ नहीं आया तो चिंता मत करो। तो यहाँ पे हमने 2-3 चीज़ें देखो, क्वेश्चन कैसे क्या मैंने पहले अपन ने देखो ये समझा कि यहाँ पे T1 T2 इक्वल नहीं होगा क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है और ये रोटेशन हो रहा है। हमने पहले नॉर्मल T1 T2 मान लिया और 2 इक्वेशन लिख दी न्यूटन वाली, ठीक है। फिर हमने बात की इस पुली की, पुली में हमने 2 चीज़ें सीखी, T1 और T2 दोनों नीचे की तरफ लग रहे हैं, ठीक है। साइन कैसे डिसाइड किया, न्यूटन थर्ड लॉ से, ठीक है। फिर हमने इसका टॉर्क निकाला, इसका टॉर्क कितना है R क्रॉस F अंदर की तरफ, इसका टॉर्क निकाला R क्रॉस F बाहर की तरफ, तो T1 माइनस T2, तो अंदर की साइड को हम पॉजिटिव मान रहे हैं। तो अब अल्फा देखा तो अल्फा इधर है तो अंदर की तरफ हुआ पॉजिटिव, तो ये लिख दिया। अब अल्फा कहाँ से निकाला हमने ये देखा कि अगर जैसे तुम्हारा कोई रोटेशन हो रहा है विदाउट स्लिपिंग, यहाँ पे विदाउट स्लिपिंग मैंने पहले नहीं बोला था ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो ना, तुम बोलते भैया विदाउट स्लिपिंग क्या होता है, ठीक है। विदाउट स्लिपिंग ये होता है, तो अगर जैसे तुम्हारा टी टाइम के अंदर जितना धागा खुला है उतना ही नीचे भी जाए तो उसमें स्लिपिंग नहीं होगी। वरना जैसे ऐसा हो रहा है कि ये रोटेट तेजी से हो रहा है और ये धागा नीचे धीरे धीरे जाए तो स्लिपिंग हो जाएगी ना, मतलब पता नहीं कुछ अजीब सा हो जाएगा। स्लिपिंग नहीं हो रही, मतलब एकदम टाइट तना हुआ है वो। तो जितना तुम्हारा अल्फा इंटू आर होगा ना उतना ही तुम्हारा ए होना चाहिए। और ये कैसे आएगा मैंने बता दिया कि डिस्टेंस कवर्ड बाय थ्रेड, थ्रेड कितना खुला तुम्हारा थीटा इंटू आर, वो कितना होगा हाफ अल्फा T² इंटू आर इक्वल टू हाफ A T² होना चाहिए, ठीक है। हाफ A T² क्या है, थ्रेड कितना नीचे आएगा और ये कितना है थीटा, कितना एंगल घुमा, थीटा इंटू आर करेंगे तो कितना थ्रेड खुला शुड बी इक्वल टू कितना थ्रेड नीचे गया, तो इससे अल्फा आर इक्वल टू ए आ जाएगा। तो इन चारों को यूज़ करके आप
सॉल्व कर सकते हो। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने बताया है। इसमें आपको बेसिकली प्रोसीजर क्या रहता है, न्यूटन्स लॉस की तो आप इक्वेशन लिख ही दो, इसके अलावा आपको बस एक इक्वेशन कहीं से रोटेशन की लानी होती है, ठीक है। तो रोटेशन आप देखो क्या करना है कि जिस एक्सिस के बाद रोटेशन हो रहा है, तो जैसे कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एक रॉड बांध रखी है, ठीक है, ऐसे हॉरिजॉन्टली यहाँ से, उसको रिलीज कर दिया, तो बताओ इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो यहाँ पे हमको देखना है फोर्स क्या लग रहा है, mg लग रहा है सेंटर ऑफ मास से, ठीक है, सेंटर ऑफ मास से फोर्स लगा ना ग्रेविटेशन का हमेशा जब भी हो। तो हमने इसका टॉर्क निकाला तो कितना हो जाए mg इंटू L/2, ठीक है, R क्रॉस F अंदर की तरफ, इसकी वजह से इसका रोटेशन होगा। अब देखो क्योंकि ये बंधा हुआ है तो ट्रांसलेशन तो होगा नहीं बॉडी का, मतलब देखो होगा सेंटर ऑफ मास का, बट अगर तुम्हारी ऐसे बंदी हुई तो ऐसे ऐसे ही तो हो सकता है, रोटेशन होगा, बस खत्म बात है ना। तो ये हो जाएगा टॉर्क इक्वल टू आई इंटू एल्फा। आई निकाल लो यहाँ पे, आई कैसे निकालेंगे, यहाँ पे इसका आई हमें पता है और ये डिस्टेंस पता है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएगी हमें। हाँ देखो इस एक्सिस के अबाउट कितना था, ml²/12, तो ml²/12 प्लस m इंटू L/2 का होल स्क्वायर, तो ml²/3 आ जाता है, ठीक है। ये मैं फटाफट बता रहा हूँ क्योंकि यार ये सब मैंने समझा रखा है, ठीक है। तुम थोड़ा सा कहीं पे प्रॉब्लम हो पॉज करो, सोचो मैंने क्या बोला, पता चल जाएगा। नहीं समझ में आता यानी पुराना मटेरियल क्लियर नहीं है तो वापस जाके देखना चाहिए तुम्हें, ठीक है। यहाँ का हमें पता है कितना होता है, तो हम यहाँ का निकाल सकते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, इसका प्लस m इंटू R/2 L/2 होल स्क्वायर, ओके। आई निकल जाएगा, एल्फा आ जाएगा। अब हमने देखा है इस पॉइंट की एक्सेलरेशन कितनी होगी, a इक्वल टू एल्फा इंटू आर, ये रिलेशन होता है, नहीं बताया तो ध्यान रख लो कि अगर तुम्हारे पास कोई बॉडी रोटेट हो रही है, ठीक है, ओमेगा एल्फा इसके पैरामीटर्स हैं, ठीक है, तो v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर और a इक्वल टू एल्फा इंटू आर, ठीक है, जो ऑब्वियस भी है। क्यों, क्योंकि डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, ओमेगा, ठीक है, और डी एस बाई डी टी क्या होता है, v, और s क्या होता है, r इंटू थीटा। ये तो पढ़ा है ना ट्रिग्नोमेट्री में कि ये अगर s है, ये अगर r है, तो s इक्वल टू r इंटू थीटा होता है। तो और यहाँ पे थीटा रेडियंस में होता है, ओके। तो हमने यहाँ पे डाला ये, तो क्या आएगा, r इंटू थीटा बाई डी टी इक्वल टू वी, तो r कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, r डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू वी, यानी कि r ओमेगा इक्वल टू वी। तो यही क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो अलग अलग सिचुएशंस आएंगी, कभी आपको एनएलएम यूज़ करना होगा, कभी क्या करना होगा, कभी यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा होगा, यहाँ एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा होगा, हिंज नहीं होगा, पूछेंगे एक्सेलरेशन कितना है सेंटर ऑफ मास का, तो अपन निकालेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से। कभी पूछेंगे कि अल्फा कितना है, तो अपन क्या करेंगे, एक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे जिसका आई हमें पता हो, जहाँ से टॉर्क निकाला कन्वीनियंट हो, उसके अबाउट टॉर्क निकाल के आई अल्फा लगा देंगे। तो इसकी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। ये पूरा प्रैक्टिस का खेल है अब, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, पूरा प्रैक्टिस का खेल है। 2 क्वेश्चन मैंने बता दिए 2-3 तरह के, अब बाकी काम है तुम्हारा। तो इसमें क्या क्या अच्छे रिसोर्सेज मैं बताता हूँ इजी लेवल प्रैक्टिस के लिए। देखो HC वर्मा तो तुम्हें लगानी चाहिए इसकी, अगर तुम्हारे पास टाइम है, ठीक है। अगर तुम रिवीजन के लिए कोर्स देख रहे हो तो कुछ मत करो, ये बहुत था। अगर तुम यार ऐसा चाहते हो कि भाई जेई जैसे तुम्हारा आ गया, तो बेस्ट रिवीजन मेरे हिसाब से रहेगा एब्सोल्यूट मैडलेट या लेवल 50 माफिया बॉस, ठीक है। उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए इस तरह के, कम से कम 10-20 क्वेश्चन कराए होंगे, 10-12, ठीक है। 300 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक है, उसमें 100 क्वेश्चन फिजिक्स के होंगे लगभग तुम्हारे, तो उसमें से 10 क्वेश्चन ईजिली इस चीज़ के होंगे, 5-10, ठीक है। फिर भी तुम्हें मिले तो HC वर्मा के सॉल्व एग्जाम्पल्स लगा सकते हो, और उसके अंदर डेरिवेशंस भी दे रखे हैं बहुत सारे, जो मैंने चीज़ें बोली हैं, ओके। HC वर्मा तो हर चीज़ में है, मतलब वो तो हर चीज़ का है ही है, ओके। इसके अलावा इरोडो, अगर तुम्हें थोड़ी और प्रैक्टिस करनी है एडवांस लेवल की, तो इरोडो में बहुत अच्छा दे रखा है रोटेशन, थोड़ा सा एडवांस्ड है, थोड़ा सा टफ है, थोड़ी मैथ्स ज़्यादा है, बट अच्छा है वो क्वेश्चन बैंक, ठीक है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं हर बार यही बोलूँगा कि भाई HC वर्मा प्रैक्टिस कर लो और चाहिए तो, और बाकी इरोडो कोई अब देखो रोटेशन में आपको कोचिंग के क्वेश्चन लगा के बहुत ज़्यादा हमेशा से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसके क्वेश्चन जो आते हैं ना, इसमें प्योर क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, और वो क्वेश्चन आपको सीखने को मिलेंगे जब आप HC वर्मा लगाओगे, इरोडो लगाओगे, पास्ट पेपर्स लगाओगे। कोचिंग की शीट में क्या अजीबोगरीब क्वेश्चन ज़्यादा भरे होते हैं जिनका कोई यूज़ नहीं होता है ज़्यादा, ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है। तो ठीक है, तो ये हो गया। वीडियो वापस से देखना, समझ में नहीं आया, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दिमाग में घुसना चाहिए, ओके। अब हम देखेंगे थोड़ा बहुत एंगुलर मोमेंटम के बारे में, थोड़ा बहुत रोलिंग के बारे में, और रोटेशन भी अपना हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं, उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट।
ओके इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड हैं एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माई सोशल मीडिया एंड माई न्यूज़ लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ़ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफ़ी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़। गुड लक।